हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बेटा। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्लास कंटिन्यू कीजिए। बेटा मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो जो टाइम मिल पाता है उसमें आपका एनसीईआरटी कंटेंट निकालने में भी टाइम लगता है। अभी ईवीएस की क्लास का कंटेंट जो निकाला है उसमें बेटा काफ़ी समय लगा। ठीक है, जो आपकी क्लास जो आज दी गई थी, सॉरी दी जाएगी, यानी कि आश्रय यानी कि शेल्टर, वो अगर आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसमें पोएम टाइप की लिखी हुई हैं। ठीक है, कहानी टाइप की, उसमें से पक्षियों के बारे में निकालना, उसमें बेटा वक्त लगता है टाइप करने में। ठीक है, जानता हूँ कि मैं आपको क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ फ़िलहाल, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। फ़िलहाल एग्ज़ाम तक आपका सारा सिलेबस फ़िलहाल मैं कंप्लीट कर दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आज जो हमारा भाग 1 है उसके 12वां चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है सीडीपी का फर्स्ट भाग का। इसके बाद आपका समावेशी शिक्षा शुरू हुई है। वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि आपकी सीडीपी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका उपलब्धि मूल्यांकन। मूल्यांकन में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इसकी पिछली क्लास में। मूल्यांकन का मतलब बेटा किसी बच्चे को पास या फेल करना नहीं होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे के बारे में पता लगाना कि बच्चा कैसे सीख रहा है, किस तरह से सीखेगा, खेलकर सीखेगा, कहाँ पर कमी कर रहा है, कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, ये सब पता लगाना, उसके बाद उसका उपचार करना, ये मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो है उपलब्धि मूल्यांकन। अब हम इससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, उपलब्धि मूल्यांकन क्या होता है। उपलब्धि का मतलब होता है कि बच्चा किस स्तर तक सीख चुका है, यानी कि अगर उसने इस पॉइंट से सीखना स्टार्ट करा है तो वो अब कहाँ तक पहुँच चुका है, यानी कि कहने का मतलब है वो अब कहाँ तक पहुँच चुका है, उसकी उपलब्धि कहाँ तक हो गई है। ये पता लगाना कि बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ तक पहुँचा है, कि बीच में ही है अभी, कि यहाँ पर है, कि या आगे पहुँच गया है, या टारगेट पर पहुँच गया है। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्कूल का टारगेट होता है उसे कंप्लीट किया जाता है, जैसे कि एक सिलेबस होता है हर स्कूल का, उसकी बात कर रहा हूँ। या कोई गेम, अगर गेम में बच्चा है पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उस कहाँ तक स्तर से पहुँच चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है उपलब्धि मूल्यांकन। अब पढ़ लेते हैं। देखो, छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना आवश्यक है। क्यों? तभी वो क्या कर पाएगा, अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाएगा। जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप भी जान पाएंगे कि बच्चा अभी कहाँ पर है, और बच्चा भी खुद जान पाएगा कि अभी मुझे और मेहनत करना है इस लाइन में। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, रेस की तैयारी कर रहा है अपनी। ठीक है, अगर आप उसका मूल्यांकन, जैसे उसे 16 सपोज़ करो 400 मीटर की रेस की प्रैक्टिस करना है। 400 मीटर में क्या करना है, दौड़ना है, ओलंपिक में दौड़ना है ऐसा समझो। अब हम उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले उसकी सांस कवर हो जाए, इसके लिए हम लॉन्ग यानी कि 5000 मीटर की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यदि आप 5000 मीटर की या 100 मीटर की लगवाएंगे या 200 मीटर की लगवाएंगे, इससे बच्चे को भी पता नहीं चल पाएगा कि उसकी तैयारी हुई है या नहीं है, ना ही आपको पता चल पाएगा। तो उपलब्धि मूल्यांकन का मतलब ये है कि बेटा यदि नेशनल में 400 मीटर दौड़ना है तो प्रैक्टिस के बाद आप 400 मीटर की भी प्रैक्टिस करके दिखाइए उसे, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं। 400 मीटर लगवाइए आप उससे, कि आप देखिए कि 400 मीटर उन्हें कितने मिनट में कवर करा, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 50 सेकंड में, कितने मिनट में या कितने सेकंड में कवर करा। यही उपलब्धि मूल्यांकन कहलाता है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हम समझ गए हैं। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए बेटा, सतत होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 400 मीटर का। अब मेरी कल रेस है, ठीक है, और मैंने 1 साल प्रैक्टिस करी पूरी। 1 साल प्रैक्टिस में भी मैंने 400 मीटर का दौड़ नहीं मारी, डायरेक्ट जाके मैं नेशनल में दौड़ने लगा। ये होता है मेरा वर्ष के अंत में मूल्यांकन करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत का मतलब होता है बेटा, सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार यानी कि बीच बीच में या शिक्षण के दौरान देते रहना, यानी कि रेस की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसी के दौरान एक 400 मीटर का लगवा दिया, या शिक्षण हम क्लास में दे रहे हैं तो उसी के दौरान परीक्षण ले लिया, हफ्ते में ले लिया, महीने में यूनिट टेस्ट लेते रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, सतत मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि व्यापक यानी कि वार्षिक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अगर वो बच्चा 400 मीटर केवल नेशनल में दौड़ेगा तो जो उसकी खामियां होंगी, गलतियां होंगी, अब वो दोबारा ठीक नहीं कर सकता, उसे फिर 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं हमें सतत मूल्यांकन करना चाहिए। जो भी गलतियाँ होंगी वो केवल स्कूल के ही अंदर होंगी, उसे हम सुधार लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, एक बार इसे देख लेते हैं। देखो, उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि जिन उपकरणों से हम उपलब्धि का मापन करते हैं उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है,
जैसे फिर से एक बार, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की उपलब्धि को मापने के जो उपकरण होते हैं, जिससे भी मापा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। ठीक, जैसे हमारा शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, व्यवसाय के क्षेत्र में हो गया, अन्य क्षेत्र जैसे कि कोई एथलेटिक में है, रेसलर है, कोई वो है, स्विमिंग करने वाला है, तैराक है। ठीक, तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। उपलब्धि परीक्षण बेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक शिक्षक के द्वारा निर्मित होता है, एक मानकीकृत परीक्षण होता है। पहले हम दूसरा वाला को कवर करेंगे। मानकीकृत परीक्षण किसे कहते हैं? देखिए, मानकीकृत का मतलब होता है यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि सीटेट में जो ओबीसी के बच्चे होते हैं उनको केवल 82 अंक चाहिए पास होने के लिए, और जनरल वालों को कितने चाहिए हैं? 90 अंक चाहिए। तो ये एक मानक है बेटा। इस मानक से अगर आप 82 नंबर, 85 लिख दी मैंने, 82, तो ये एक तरीके का मानक है। इससे नीचे आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे, अन्यथा आप ऊपर लेकर आइए तभी पास माने जाएंगे। ये एक तरीके का मानक है। जबकि शिक्षक निर्मित क्या होता है? शिक्षक निर्मित का मतलब ये होता है कि जिस क्लास में, कक्षा में शिक्षक होता है, उस शिक्षक को पता होता है कि मेरे क्लास में कितने मंदबुद्धि हैं, कितने मुख बधिर हैं, कितने कम सुनने वाले हैं, कितने आंखों से अंधे बालक हैं, और कितने कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। तो अब जो वो पेपर तैयार करेगा या जो टेस्ट लेगा वो उनके अनुसार ही लेगा। ठीक है, उसमें कोई मानक नहीं होगा। तो ये शिक्षक निर्मित हो जाता है आपका। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी वजह से आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण कैसा होना चाहिए? यदि आप एक टीचर हैं और प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपकी क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं आपको पता होगा, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग उनसे पहले आप पूछिए, उस टॉपिक पर सवाल जवाब कीजिए, क्या बच्चा कहना चाह रहा है, फिर उसी हिसाब से आप क्या करिए? प्रश्न का निर्माण करिए। अगर आप केवल कुशाग्र बुद्धि से पता करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर उसी के हिसाब से क्वेश्चन बना देंगे, तो पेपर केवल उसी के लिए ही ठीक होगा। बाकी जो उससे नीचे वाले बच्चे होंगे वो पेपर को हल नहीं कर पाएंगे, प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वही है, देखो, बालकों का मूल्यांकन उनसे प्रश्न पूछकर या उनके सामने विषय ज्ञान संबंधी समस्या को सामने रखकर किया जाता है। ऐसे में प्रश्न का उचित उद्देश्य पूर्ण होना आवश्यक हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि अच्छे प्रश्न की विशेषताएं, यानी कि एक अच्छे प्रश्न की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए प्रश्न? कह रहा है प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न को बनाया गया है, ठीक है, उसकी पूर्ति होना चाहिए। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन बनाया, तो क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चे को फर्स्ट या सेकंड लाना है, ठीक है, पास या फेल करना है, कौन ज़्यादा नंबर लाया कौन कम नंबर लाया, तो इसका उद्देश्य कभी नहीं होता है। तो प्रश्न का उद्देश्य होता क्या है? प्रश्न ये बनता है हमारे दिमाग में, तो उद्देश्य ये होता है, यानी कि हम उस प्रश्न को, यानी कि बच्चा उस प्रश्न के बारे में कैसा तर्क कर पा रहा है, किस तरीके से सोच पा रहा है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर पा रहा है, उसको कैसे डील कर रहा है। ठीक है, मेन मोटिव यही होता है प्रश्न बनाने का। जो एग्ज़ाम होते हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चा किस तरीके से बच्चा उसको किस तरीके से डील कर पा रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन से उसमें नए विचार आ रहे हैं, क्या बच्चा कुछ नया तर्क कर पा रहा है, या वही घिसा पिटा अब सारी चिंतन उस प्रश्न में कर पा रहा है। ठीक है, कहता है नए विचार, जैसे कि मैंने बताया, क्या उस प्रश्न से नए विचार और दृष्टिकोण उसके खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सरल और सुगम होना चाहिए, जिससे कि अगर ये 3 तरीके के बच्चे हैं, ये सामान्य है, ये कुशाग्र है, ये मंदबुद्धि है, तो सरल ऐसी होना चाहिए कि ये तीनों बालक इसको क्या कर लें, पढ़ लें। ठीक है, प्रश्न अपने मूल उद्देश्यों के अर्थ को स्पष्ट करना हो। बिल्कुल, मूल उद्देश्यों को कैसे स्पष्ट करेगा प्रश्न? यानी कि अगर मेरा हिंदी का पेपर है तो उसमें प्रश्न जो होना चाहिए हिंदी के ही होना चाहिए, तभी वो मूल उद्देश्य को अर्थ प्रकट करेगा। अन्यथा उसको प्रकट, अगर हिंदी का पेपर में चल रहा है, उसमें हिंदी भी है, साइंस भी है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। या अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। इसको इस तरीके से समझते हैं। हमने लिखा कि समीर बहती है या चलती है। समीर चल रही है, ऐसा बोलो, चल रही है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि समीर तो यार किसी का नाम होता है और ये चल रही है। ठीक, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ये नहीं है। अगर हम ये लिखते कि हवा चल रही है तो ये मूल उद्देश्य बिल्कुल
ठीक था, क्योंकि हमने इसमें पर्यायवाची का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ये मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और बच्चों को समझ नहीं पाएगा। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें हों, यानी कि जो हम बच्चे के साथ में जो हमारा जीवन वो गुजारता है, बच्चे अपने आस पड़ोस में जो गुजारता है उससे रिलेटेड उस प्रश्न में चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पर्यायवाची का इस्तेमाल करने और जैसे कि ये सेंटेंस बना दें कि समीर चल रही है, ठीक है। अब आ जाओ, कहता है कि परीक्षा के प्रकार। परीक्षा के कितने प्रकार की होती है? देखो, मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, खुली किताब परीक्षा होती है, ठीक है। मौखिक परीक्षा सबको पता है, लिखित परीक्षा भी पता है, खुली किताब परीक्षा यानी कि हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो बनते हैं आपके सीटेट में वो कैसे बनते हैं? देखो, निबंधात्मक प्रश्न के उदाहरण वो कैसे होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। निबंधात्मक प्रश्न के उदाहरण ये कैसे हो सकते हैं? जैसे गाय पर एक निबंध लिखें, तो ये निबंधात्मक के अंतर्गत आ गया। 1857 की क्रांति के बारे में लिखें, निबंधात्मक में आ गया। न्यूटन के सभी सिद्धांतों लिखें, ये किस में आ गया? निबंधात्मक में आ गया। इसमें चिंतन नहीं कर पाता है बच्चा, बस क्या करता है, बस लिखता चला जाता है। जबकि लघु उत्तरीय में क्या क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न में बेटा न्यूटन के प्रथम सिद्धांत लिखो, ये केवल लघु उत्तर में आ गया। चंद्रगणक किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, लघु उत्तरीय में आ गया। अति लघु में क्या आता है? जैसे पर्यावरण का अर्थ बताओ। अति का मतलब होता है और भी छोटा, यानी कि पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर, बस इतना सा। उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ये क्या होती है? देखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कहता है जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति की, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध डैश में हुआ था, तो 1526 में हुआ था, इस तरीके से। सत्य असत्य वाले प्रश्न, जैसे तुलसीदास ने रामायण लिखी, सही आएगा या गलत आएगा, इस तरीके से। मिलान करने वाले प्रश्न आपने देखा होगा, इस तरीके से कुछ लेटर वर्ड लिखे होते हैं, उसको इसमें इस तरीके से मिलाते हैं बच्चे, ये होते हैं मिलान वाले। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न के उदाहरण, जिसमें केवल एक ही उत्तर दिया जाता है। जैसे बिहार की राजधानी क्या है, तो आप केवल यही तो कहोगे सर पटना है, ठीक है। एक शब्द में उत्तर हो जिसका। भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, यानी कि पीएम का नाम बताओ, नरेंद्र मोदी, बस जिसमें एक ही शब्द में उत्तर दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एक शब्द उत्तर वाले बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही।